प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। क्वारंटीन ट्रांसमिशन जारी है और वही नुकात एक बार फिर दोहराएंगे कि समाजी फासला सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए अगर कोरोना वायरस की वबा से मुकाबला करना है। हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड तक और अपने आप को घर तक महदूद रखना चाहिए। आज कई अमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो 18वीं तरमीम पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौ मुकर्रर वजीर इतलात शिबली फराज साहब का कहना है कि कोरोना वायरस का सामना करते हुए बहुत सारी रुकावटें आई हैं 18वीं तरमीम के जरिए। शराजी साहब, बहुत कुछ कहा जा रहा है जनाब कि शायद मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी डिस्कशन हो रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी बैकडोर टॉक्स हो रहे हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ मजीद तरमीम लाए जाएं, आइन को शायद एडजस्ट करना हो, अमेंड करना हो, और जो सूबाई खुद मुख्तारी थी जो कि 18वीं तरमीम का जुज है, 18वीं तरमीम की बुनियाद है, उसमें शायद रोल बैक हो। ये किस तरह देखते हैं ये जो डिस्कशन अभी चल रही है? देखिए, 2018 की पार्लिमान जब से वजूद में आई है तो 18वीं तरमीम ज़रूर ज़हर बहस आ रही है और यकीनी तौर पे इसके हवाले से मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जिसके अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में कुछ ऐसा करना चाह रही है कि जिसके नतीजे में जो 1973 का आइन 18वीं तरमीम के जरिए बहाल किया गया था, जिसके अंदर सूबाई खुद मुख्तारी को मेक श्योर किया गया था, उसको रिवर्स बैक करने और साथ में जो NFC अवार्ड के जरिए महासिल की तकसीम असद मरकज़ और सूबों के दरमियान, जिसमें 18वीं तरमीम के जरिए अब मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट 60-62% तक जो महासिल हैं वो सूबों के पास चले जाते हैं और कम बेश को 38% जो है वो मरकज़ के पास रह जाते हैं। तो सूबों का ये भी कंसर्न है कि शायद उसको भी रिवर्स बैक किया जा रहा है। तो मैं इस बात को बाहर लेके ज़रूर हैरान हूँ कि वो तहरीक इंसाफ के जो 2008 से लेके, क्योंकि उसके बाद ये 2008 की पार्लिमान ने 18वीं तरमीम लेके आई थी, उस वक्त भी बहरहाल ये जमात सियासत में थी, इनके बहरहाल कम अज कम एक आध रुकन तो जरूर पार्लिमान में मौजूद था इमरान खान साहब की शक्ल में, या उसके बाद 2013 की पार्लिमान में काफी इनकी तादाद थी, फिर एक सूबे के अंदर इनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन कभी भी 18वीं तरमीम को लेके कोई कंसर्न शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं किए गए। बल्कि माजी में तो इमरान खान साहब इस तरमीम की बड़ी तारीफ करते रहे हैं और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखसूस वो पुलिस रिफॉर्म्स करने हो, वो बिलियन ट्री का मंसूबा हो, या इस तरह के दीगर इकदाम हो, या ज़िली हुकूमतें हों, उनके इंतखाबात हों, तो उन्होंने हमेशा 18वीं तरमीम को अप्रिशिएट किया और कहा है कि देखें इस तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार मिला है और यही वजह है कि सूबे अपने तय कोई भी कानून साजी कर सकते हैं और किसी किस्म का भी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो तहरीक इंसाफ या माजी में जो तो खामोश रही या फिर इस तरमीम की तारीफ करती रही और इसके नतीजे में सिस्टम को ठीक करने के लिए उनको कम अज कम उस वक्त की जो उनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में उसको एक स्पेस मिली। तो आज वो तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पे इस तरमीम को ये कह के रिजेक्ट कर रही है कि इसकी वजह से जो एक कौमी पॉलिसी है वो कोरोना हो या कोई और मामला हो उसके ऊपर हुकूमत नहीं अपना सकती, बल्कि हुकूमत का रोल सिर्फ एडवाइजरी का रह गया। गोया कि हम एडवाइस तो दे सकते हैं, हम तजवीज़ दे सकते हैं, लेकिन इससे आगे जो इम्प्लीमेंटेशन का जो एग्जेक्टिव रोल है वो सूबों के पास चला गया है। तो मैं समझता हूँ इसके बावजूद कि अगरचे प्रैक्टिकली सूबे खुद मुख्तियार हैं, लेकिन इसके बाद साथ हमने देखा है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई गई है और इस वक्त अगरचे इख्तलाफात ज़रूर मौजूद है, लेकिन उस कमेटी के इजलास में जो फैसला होता है उसको सिंध भी तस्लीम कर रहे हैं, उसको दीगर सूबे भी तस्लीम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी रुकावट है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस वक्त भी ये क्रिटिसिज्म आ रहा था कि सूबों के पास बड़े बड़े इदारे चले गए हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी का इशू है, उनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो तालीम हो, सियाहत हो या दीगर जो शोबे उनके पास मुंतकिल हो उनको बेहतर तरीके से सहार सके और बेहतर तरीके से चला सके। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से अभी तक बहुत सारा काम होना है और यही वजह है कि बहुत सारे शोबे जो है वो इस बुनियाद पर मुतासर हो रहे हैं।
अच्छा, इसके दो चार जाविये हैं। पहला जाविया तो ये है कि पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी की जो डिस्कशन है उसको उस पर अमल दरामद ना करने से हमने बहुत कुछ देखा है जनाब। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो हमारे मशरकी पाकिस्तान के कानून साज हुआ करते थे, सुबह से शाम यही बात करते थे कि सूबाई खुद मुख्तारी ही एक यकजहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकता है। हमने उनकी बात नहीं सुनी। फिर सिंध सूबे में जब 1 यूनिट आया जनाब, अयूब खोड़ो के जमाने में किस तरह वो कानून साजी की गई, अब किस तरह आप सिंध के कानून साजों को फ्रस्ट्रेट किया गया, किस तरह हुकूमत वक्त ने लोगों को कोर्स किया, जबरदस्ती उनसे इस तरह के कवानीन पास करवाए, वो भी सबके सामने, और इतना ज्यादा नुकसानदेह था कि उसको कुछ साल बाद फिर आपने रोल बैक कर दिया। कहना रहा हूं शराजी साहब कि आपने जो सूबाई खुद मुख्तारी का रुख इख्तियार किया था 18वीं तरमीम के जरिए, वो दुरुस्त था। वो एक ना सिर्फ आपकी नजर ज्यादा वसी थी, ब्रॉड माइंडेड था, लेकिन मुस्तकबिल की तरफ आप देख रहे थे। अब पुश बैक करना, कहना कि मरकज को मजीद बाइख्तियार करें, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप 18वीं तरमीम के पिथ एंड सब्सटेंस को ही उल्टा दें, उसको खत्म कर दें। हाँ, ये जरूर है कि जब आप स्पेंडिंग की बात करते हैं, अखराजात की बात करते हैं, NFC अवार्ड की बात करते हैं, तो उसमें तरमीम लाना या एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म ऐसा लाना जो कि ज्यादा मुनसफाना हो सकता है, उसमें कोई खर्च नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। और जो पीपल्स पार्टी एक बहुत रिफ्लेक्सिव पुशबैक कर रही है कि जी ये एक सहीफा है जो ऊपर से नीचे आ गया है, इस पर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई डिबेट कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप इस तरह जो ये रिएक्शनरी कुव्वतें हैं उनको मजीद इंसाइट करें, लोगों के साथ बैठें, डिस्कस करें बेहतर रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म क्या हो सकता है। जो पिछली हुकूमत थी उनके जो अपने नुमाइंदे थे, बेशक वजीर आजम साहब हों, बेशक उनके वज़रा खजाना हो, वो भी यही बात करते थे कि जब आप तमाम फंड्स सूबों को मुंतकिल कर देते हैं तो पीछे जो बचता है वफाक के लिए, उसमें अगर आप डेट सर्विसिंग निकाल दें तो परसेंटेज बिल्कुल ही मामूली बच जाती है आपके लिए, और वो जो रिमाइंडर रह जाता है उस रिमाइंडर के साथ आप फिर पूरे मुल्क को चलाते हैं। ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम मरकज के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए दिस इज नॉट फेयर। तो उसमें अगर आपने मैकेनिज्म को ट्वीट करना है, तब्दील करना है, जरूर कीजिए। लेकिन पीटीआई ने जिस तरह से इस डिबेट को शुरू किया है वो मेरे करीब उतना तामीरी नहीं है जितना होना चाहिए। बात सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से नहीं होनी चाहिए, बात डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म को तब्दील करना है, जरूर कीजिए और बाकी सियासी जमातों को साथ लेके चलें। बिल्कुल असद, मेरा ख्याल में, और ये भी साथ में मैं कहूंगा कि इस सारे मामले के ऊपर बड़ी खुल के बात होनी चाहिए। अभी तक जितनी भी बातें बड़े उबहम में हो रही हैं, गोया कि आप एक तरफ क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर रहे, आप उन शिकों का जिक्र नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर ये कह देना कि जी 18वीं तरमीम को रिविजिट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तो इससे मतलब क्या है, इससे मुराद क्या, आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज सामने तो लेके आए ताकि उसके ऊपर बड़ी एक कंक्लूसिव किस्म की डिबेट होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि पीटीआई किस माइंड के साथ चीजों को एड्रेस करना चाह रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वफाक के पास जो है मुहासिल की बड़ी कम मिकदार रह जाएगी तो डेट सर्विसिंग हो या फिर डिफेंस हो, भाई डिफेंस जो है वो सिर्फ वफाक का तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फेडरेशन की यूनिट्स हैं, सूबे भी, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नियर पास में आपने देखा है कि जो आपने वॉर ऑन टेरर लड़ी है उसके अंदर सूबे पैसे पूल करते रहे हैं, गोया के पंजाब ने भी अपना हिस्सा डाला, इसी तरह आपने सिंध ने भी डाला, दीगर सूबों ने भी डाला। इवन के जो फाटा रिफॉर्म्स है उसके हवाले से आपके प्लेजेस हैं कि फाटा को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है और दीगर अखराजात जो होंगे सूबे उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। और यही एक सोच, नेशनल सोच होनी चाहिए। मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं है, ना तो तहरीक इंसाफ का है, ना पीपल्स पार्टी का है, और ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। अगर सबका है तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि जी सिंध के वसाइल के ऊपर किसी और का हक नहीं है, पंजाब के वसाइल के ऊपर किसी और का हक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस इंप्रेशन को दूर होना चाहिए। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर तहरीक इंसाफ ने ये डिबेट ओपन कर भी दी है तो उसको बड़ा एक तरह से मैं समझता हूं कि उसको बड़ा क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर क्लैरिटी लेके आए
कि करना क्या जा रहा है। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है तो मैं समझता हूं कि फिर अपोजिशन जमातों को बजाय पॉइंट स्कोरिंग करने के या तहरीक इंसाफ को ब्लेम करने के रादर वो बैकफुट पे चली जाएंगी। अगर इसके अंदर एक नेशनल अप्रोच है और एक मुल्क की वेलफेयर की बात हो रही है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ज़ही शऊर आदमी इसको निगेट करेगा, इसको अपोज करेगा, और जो भी अपोज करेगा वो जाहिर सी बात है एक्सपोज भी होगा और लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे। बिल्कुल ठीक। इसी पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे कुछ बैनुल अक़वामी अमूर पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर दफाई तज्ज़ियाकार इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा जनाब कि जो दुनिया भर में अब तेल का बहरान देखने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि 70 की दहाई के बाद इतना बड़ा ऑयल क्राइसिस है, और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडस्ट्री शायद शट डाउन कर जाए। किस तरह देखते हैं इकराम? देखिए, इंडस्ट्री तो शट डाउन नहीं करेगी, लेकिन इनकी लॉसेस बड़ी ऊंची होगी। क्योंकि आप देखें कि जब ये सोचते थे कि अगर ऑयल $40 अ टन आ गया तो उसके बाद $40 अ बैरल आ गया तो उसके बाद आपकी रिसेशन आ जाएगी। तो एट वन टाइम बिकॉज ऑफ शेल ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो तो -$37 तक भी चली गई। तो इसके बाद ये है कि आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया है सऊदी पर और ओपेक के ऊपर कि अपनी प्रोडक्शन कट करें। जब तक ये प्रोडक्शन कट नहीं होगी तो यहाँ पर ऑयल ग्लट आ गया। इनफैक्ट अभी आपके पास जगह नहीं है स्टोरेज के लिए। इतनी बुरी हालत है कि अमेरिका में तो ये कह रहे हैं लोग कि हम आपको पैसे देते हैं और आप हमसे ऑयल ले जाएं। तो ऑब्वियसली ये नहीं कि ये सिचुएशन सेम रहेगा, लेकिन ये है कि इनको काफ़ी बड़ा धचका पड़ा है और इस धचके से काफ़ी रद्द-व-बदल आएगा इनके अपनी इकोनॉमीज़ में। जो ऑयल रिच कंट्रीज़ होते हैं उनकी इकोनॉमीज़ में आएगा, क्योंकि उनके पास जो इतना अवेलेबल कैश था और वो कैश अवेलेबल नहीं होगा जिसके अंदर ये खर्च करते थे, एंड दे विल हैव टू रिलाई ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर द रेवेन्यूज़। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्योंकि जब ऑयल के ऊपर बेस्ड है काफ़ी इकोनॉमी, तो नेचुरली वो शॉक जो है और जो उसकी जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो पूरी इकोनॉमी पर वर्ल्ड वाइड आएगी, और दैट परमेट्स इनटू ऑल अदर थिंग्स। आप देखें कि एविएशन की आपकी क्या हाल है। एविएशन में ये हाल है कि आज 14,000 एयरक्राफ्ट आर लाइंग आइडल, 120,000 पायलट्स आर लाइंग आइडल। इसमें आज भी अगर चार्ट पढ़ें तो लिखा गया है कि इसके अंदर के 75 to 80% ऑफ द एयरलाइंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विल गो बैंकरप्ट। ना थोड़ा बहुत कोशिश तो वो कर रहे हैं कि स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जो एयरलाइंस है वो इतना फ्यूल लेती थी, डिपेंडेंट थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो आके स्टॉप हो गई है, वो इतना फ्यूल लेती थी, तो नेचुरली ऑयल की डिमांड भी बहुत कम होगी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी जो हिट हो रही है ऑलरेडी कोविड से बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स, ऑयल की वजह से भी इसकी जो क्राइसिस है वो डीपन होगी। इकराम सहगल साहब, इनफैक्ट अब कुछ यूरोपीय ममालिक तो शायद मिड जून तक भी लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, अगरचे कहीं ना कहीं रिलैक्स भी किया गया है। तो ये चीज़ें लग तो रही हैं कभी प्रोलॉन्ग करेगी और पेंडेमिक कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आप किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं? यकीनी तौर पे हमारी रेमिटेंसेस भी कम हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारा हमारे जो अफरादी कुव्वत है गल्फ से बाकी जगहों से बेरोजगार होकर वतन वापस आ रही है। साथ में एक्सपोर्ट्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी हिट पड़ने वाली है, और कोई प्रिडिक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने भी $5 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने का, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ खड़ी नजर आ रही है आपको? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी हिट तो ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छी खासी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी को मैनेज किया जाए, क्योंकि हमारे पास
बोलते हैं हमारे पास प्लस पॉइंट्स बहुत हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। हम एक मुल्क हैं जिसके पास हमारे पास फूड की सरप्लस क्वांटिटीज़ है, वेदर वो वीट हो, वो शुगर हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो। हम बहुत कम चीज़ों में हमारे पास डेफिशिएंसी है। प्रॉब्लम हमारी है मैनेजमेंट, उस सप्लाई चेन को मैनेज करना। और हमारी सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो लोग हैं एग्रीकल्चर इनकम से आके वो जो कन्वर्ट होती है, फॉर एग्जांपल वीट कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर में, और फिर होर्डिंग शुरू हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर को आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, शुगर केन फार्मर्स को आप ठीक प्राइस दें। अगर ये मैनेजमेंट इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आप मैनेज करें ठीक तरह, तो आप एक बात पर तो आप हो जाएंगे जो दूसरी मुल्कों में प्रॉब्लम है। जैसे आप देखेंगे 80% ऑफ द वर्ल्ड में फूड क्राइसिस आ रही है, वो फूड क्राइसिस को आप अवॉइड कर सकते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपको कॉटन तो ग्रो करना पड़ेगा, और कॉटन नेचुरली आपकी रूरल इकोनॉमी इतनी हिट नहीं हुई है। कॉटन पर ग्रो करके वो किधर जाएगी? आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपको रिस्क लेना पड़ेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं कुछ तो आपकी ग्रे क्लॉथ वगैरह ये वो आपकी जा सकती हैं। देखिए, इसकी वजह से ये होता है कि इनके वजह से बाकी जो वेंडर इंडस्ट्रीज़ और अदर जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुल जाती हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और दूसरी बात ये है कि देखें, हमारी फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ने ज़बरदस्त स्कीमें निकाली हैं। पहले देवर स्लो ऑफ द मार्क, इंटरेस्ट रेट्स नहीं ड्रॉप की, और मैं समझता हूँ अभी भी इनको चाहिए कि 9% से ला के एटलीस्ट 4-5% पे जो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है फॉर मोस्ट, वो भी करना है, क्योंकि दैट शुड बी देयर। लेकिन दे हैव गॉट गुड स्कीम्स। प्रॉब्लम होती है बैंक्स की। बैंक्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, बैंक्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, और बैंक्स किस तरह स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस से हिट हुए हैं, उनको किस तरह करते हैं। बड़े इंडस्ट्रीज तो ठीक है, वो अपने किस ना किस तरह चला लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी जो वो कंट्रोल हो सकती है, और उनने बड़ी इनोवेटिव स्कीम दी है। लेकिन बैंक्स को देखें, आपके पास ऐसे बैंक्स हैं जो इनके पास क्रेडिट बर्स्ट कर गया, क्योंकि उनने क्रेडिट दिए लोगों को इस शुगर स्कैंडल में, वीट स्कैंडल में। एक बैंक है जिसने 3 लोगों को 1.2 बिलियन लोन दे दिया है एक दिन के अंदर। ठीक है, जब उनके पास वो अपना क्रेडिट नहीं है टू रन अदर टू गिव टू अदर पीपल, देन दैट इज द प्रॉब्लम। जो पॉलिसीज हैं वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे इनटू रियलिटी। इक़्तिसादी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक मैक्रो इशू भी है, उसको डच डिजीज का भी कभी कभी करार देते हैं कि आप बहुत ज्यादा मकरूज रहते हैं, जो डेट सर्विसिंग भी हो रही है और जिस तरह आप उसको अक्रू कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। तो IMF के शिकंजे से निकलने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये देखते हुए कि इस हुकूमत ने बहुत ज्यादा ये वादे किए थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार मजबूर हो गए थे। ये जो साइकिल है बूम बस्ट का, डेट बार बार लेने का, और हर हुकूमत को आते साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस सामना करने का, इससे हम किस तरह निकल सकते हैं जनाब? देखिए, इसकी कोई ईजी फार्मूला तो नहीं है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने ठीक किया कि हमारी डेट सर्विसिंग जो है, ठीक है, देखिए 1 साल या आप समझें कि मैं समझता हूँ 18 महीना 2 साल तक तो आपको थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी डेट सर्विसिंग से, क्योंकि ये तो IMF मजबूर हो गई है और बाकी दुनिया मजबूर हो गई इस करने के लिए कि आपको रिलीफ वो देगी एज वन ऑफ द कंट्रीज जैसे दिस इज वेरी बैडली हिट। तो आपको ये मौका है कि आप ड्यूरिंग दिस टाइम आप एक इस तरह फॉर्मुलेट करें। एक तो देखें, डेट रिलीफ के अलावा आप और सब कंट्रीज को करके आपको चाहिए कि जो डेट माफ़ करा सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म डेट आप माफ़ करा सकते हैं, वो तो कराएं, सर दैट इवन आफ्टर 18 to 24 मंथ्स ये जो सोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी आपके सर पर है ये हट जाए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि देखें, आपने अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसको नेचुरली आपने ऐसा करना है। आपके कैश क्रॉप्स हैं, आपकी कैश क्रॉप्स क्या हैं? आपकी कैश क्रॉप्स, आपकी कॉटन कैश क्रॉप है, आपका राइस कैश क्रॉप है आपका, और दूसरी बात आपकी कन्वर्जन भी है।
तो आप कन्वर्जन इनटू बोलते हैं कि वैल्यू एडेड आइटम, तो आप इसको आपको एब्सोल्यूट ऑन इमरजेंसी बेसिस, मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये, और आपने भी ये कहा बिगनिंग में, और ये बिल्कुल सच बात है कि आप इस क्राइसिस से जल्दी नहीं निकलने वाले। ये पेंडेमिक जो है ये तो चलो मैं समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो अभी तक पेंडेमिक की चेहरा भी ठीक तरह नहीं देखा है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग नहीं है। जब तक आपके पास टेस्टिंग नहीं तो आपको क्या पता है कि आपकी कितने लोग के इससे कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। जब एक प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर होगा और ज़्यादा लोग टेस्ट करेंगे तो आपको ये फिगर आपकी इंक्रीज करेगी। और बाकी दुनिया अगर इस प्रॉब्लम में है कि वो सेकेंड वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप तो फर्स्ट वेव को अभी पीक भी नहीं किया, तो ये पेंडेमिक अपनी प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपकी, ठीक आपने बताया कि आपकी डेट सर्विस, उसमें आपको थोड़ा रिलीफ फॉर सम टाइम मिल गया है। उस रिलीफ को आप किस तरह में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखें आपने खुद कहा कि एक्सपोर्ट्स आपके कम है, रेमिटेंसेस आपके कम हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ मिलकर, क्योंकि और दूसरी बात आपके बहुत से लोग वापस आएंगे। देखिए एट फर्स्ट लास्ट काउंट 50,000 लोग तो खाली यूएई से वापस आ रहे हैं, इसी तरह सऊदी अरेबिया से, तो जहाँ पर वो रेमिटेंसेज हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। अभी फॉर मे बी फॉर 1 or 2 months वो ज़्यादा ऊंचा हाई हो, बट आर्टिफिशियली होगा वो, उसमें आप ना उस स्टेटिस्टिक पर मत जाएं। वो इसलिए लोग अपने पैसे वापस कर रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं वो उन पर ना जाएं, आप उस पर जाएं जो आपकी मंथली और क्वार्टरली रेमिटेंस होती थी। आपकी मेजर प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट वगैरह। लेकिन मैं वापस कहता हूँ कि आपको यहाँ पर आपको मैनेजमेंट जो है ना इकोनॉमी की एट दिस मोमेंट इज़ वेरी राइट थिंग। और दूसरी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप से आप निकलें। ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं जो वीक क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं, होर्डिंग कर देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ एंड आई से दैट ओपनली कि अगर आप एक टेररिज्म समझते हैं कि एक आदमी गन लेता है और आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ करता है, अगर वो आदमी होर्डिंग करता है, लोगों को भूखा मारता है, तो वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है, बिकॉज वो जब यहाँ से पैसे ले आता है मनी लॉन्ड्रिंग करके ले आता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको लिंक करना चाहिए एट दिस टाइम इन दिस इमरजेंसी। आपको ड्रैकोनियन मेजर्स लेना पड़ेगा और आपको अनलेस यू टेक द ड्रैकोनियन मेजर्स और आपकी इकोनॉमी को आप मैनेज करें और आप इंश्योर करें कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो खाली वो बोलते हैं ना कागज़ की नहीं हो, वो पॉलिसीज़ फॉलो हैं। स्टेट बैंक अच्छी पॉलिसीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैंक्स क्या वो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रही हैं? वो आप चेक करें, नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो अपने उनके पास अपने लिमिट्स हैं, उनकी अपनी वो है। जी आप कह रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल इकराम साहब, एंड आई नो कि जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ज्यादा स्वीपिंग हो गई, उसका कैनवस बहुत ज्यादा स्वीपिंग हो गया है, लेकिन क्योंकि आपकी गहरी नजर रहती है दफाई अमूर पर, आपने देखा होगा जनाब कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसको मजीद एक हिंदुत्वा मंसूबा वहां चल रहा है, वो मजीद बूस्ट हो गया है। लॉकडाउन को ना सिर्फ एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन उस पर जितने ड्रकोनियन किस्म की पाबंदियां लगा दी गई हैं, कश्मीरीज ऑन द वे टू द हॉस्पिटल हैव बीन फायर्ड एट, ऊपर से ड्रोन्स उनको सर्वेल कर रहे होते हैं। अब उनकी जो जिंदगी है जनाब वो इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई है। इस पे बैनुल अक़वामी सतह पर प्रेशर बिल्ड करना होगा, कमीशन ऑफ इंक्वायरी को पुश करना होगा, क्या कुछ किया जा सकता है जनाब? देखिए, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, फॉरेन मिनिस्टर साहब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो समझते हैं कि इकराम सहगल ऐसी एडवाइस देते हैं। मैंने इनको कहा था राइट एट द बिगिनिंग कि कश्मीर के मामले में ये करें कि आपके पास बहुत से रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, आप उन एम्बेसडर्स को एक्टिवेट करें, उनको बोलें कि आप इस मुल्क में जाएं, वो उनको 1 और 2 आप जाके 1 महीना 1.5 महीना नहीं, और अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को आप जाके उनको वेदर वो न्यूज़पेपर वाला हो, वेदर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, वेदर वो ओपिनियन मेकर हो, वेदर वो जो कुछ भी है, जिसको भी आप जानते हैं उसको जाके हमारा मौक़िफ़ एक्सप्लेन करें। नो, आपके एम्बेसी के ये बियॉन्ड है, ये पुराने जाएंगे, इनके पास एक ही मैंडेट होगा, जो मैंडेट होगा कि भाई एक्सप्लेन करें। आप अगर से 50-60 कंट्री में ऐसे लोग भेज दें, लो कॉस्ट चीज़ है, लेकिन भेज के आप उनको कोशिश तो करें। भाई फॉरेन मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे देंगे, कमीशन इंक्वायर कर देंगे, देखिए आप चले जाएंगे वहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज़ के पास, आप चले जाएंगे, एक स्टेटमेंट आपको कोई दे देगा, इससे कोई साहिल नहीं होगा। जब तक आप जाके मौक़िफ़ अपना एक्सप्लेन नहीं करेंगे बाई इन एवरी कंट्री, और आप पब्लिक ओपिनियन बिल्ड नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है,
अब क्या कश्मीरी बेचारे किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, ये मामला नहीं होगा सॉल्व। ये बात मशवरा हम राइट टू द बिगनिंग बोल रहे हैं कि भाई आप ये ज़रूर लोगों को इस्तेमाल करें, लेकिन बात तो कोई नहीं मानता। वो चाहते हैं बच्चे अपने को ग्रैंड स्टैंड करने, कॉन्ग्रेचुलेट अपने को करने, हमने जी ये कर दिया, वहाँ से स्टेटमेंट हो गया। मैं सोचता हूँ जी ये सरासर रिडिकुलस है। अगर जब तक आप ये बात पर ये नहीं जाएंगे कि भाई आप इन जैसों को इस्तेमाल करें और ये आप जाते हमारे लोगों से यहाँ से भेजें, आप जर्नलिस्ट को भेजें, कॉलमनिस्ट को भेजें, जहाँ जहाँ वो लोग जानते हैं अपने, उनको जाके कांटेक्ट करें, उनको जाके समझाएं। दिस हैज़ टू बी अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अ जॉइंट एंटरप्राइज। सीनियर दफाई दर्जाकार इकराम सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात करेंगे सिंध सूबे की, कराची शहर की कोरोना वायरस का जो सामना कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक और बात जो सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक रखती है, जो डैनियल पर्ल के केस में फैसला सुनाया गया, उसमें जो 4 मुलजिम थे उनको बरी कर दिया गया। उस फैसले के खिलाफ अपील डैनियल पर्ल के वालिदैन ने कर ली है। वो अदालत उज़्मा अपील फाइल हो चुकी है। फैसल सिद्दीकी साहब जो कि पहले भी हाई प्रोफाइल केसेस में रह चुके हैं, वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे और उनका कहना है कि बहुत सारी ओरल और फोरेंसिक एविडेंस है मटेरियल रिकॉर्ड पे। डैनियल पर्ल के वालिदैन का कहना है कि ये केस सिर्फ डैनियल पर्ल से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के हक में जाएगा जो चाहते हैं कि वो भी एक महफूज एनवायरनमेंट में रहें, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रहें, और हर पाकिस्तानी शहरी को भी बेनिफिट करेगा अगर उनके बेटे को भी इंसाफ मिले। शिराजी साहब, केस तो सब जुडिस है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उनका वीडियो मैसेज भी आ गया है। याद रहे 2002 में डैनियल पर्ल केस के बाद पाकिस्तान की इमेज बेतहाशा खराब हुई थी। उसके बाद ही ये सारी फिर डिस्कशन शुरू हुई इंतहा पसंद और टेरर की तरह। देखते जनाब। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगरचे ये सारा मामला सब जुडिस है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला, उसके मेरिट्स पे तो बात हो सकती है। असल जब ये जजमेंट आई थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है कि एक फॉरेन जर्नलिस्ट था, पाकिस्तान में आया, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और उसको मार दिया गया, और फिर ये है कि कातिल पकड़े भी गए लेकिन बाद में छोड़ दिए गए। लेकिन आप अदालतों को भी थोड़ा सा फेवर दें। अदालतें बेचारी कहाँ जाएं, जजेस बेचारे कहाँ जाएं कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन, जब आपकी प्रोसिक्यूशन, ये सारे लोग बड़े कमज़ोर तरीके से मामलात को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर अदालतें मजबूर हो जाती हैं इस तरह के फैसले देने में। तो मैं समझता हूँ कि इन एरियाज को एड्रेस करने के लिए बार बार मुल्क की अदालतें एग्जीक्यूटिव को कहती रही हैं, मुतलका इदारों को कहती रही हैं, पुलिस की सर्जनिश होती रही है, प्रोसिक्यूशन के लोगों की सर्जनिश होती रही है, लेकिन अभी तक हम समझते हैं कि इस एरिया को एड्रेस नहीं किया गया। और यही वो प्राइम एरिया है कि जहां पे आप कोई एविडेंस कलेक्शन से लेके तो जो भी डॉट्स कनेक्ट करने आपने कर पाते हैं, और उसी के बुनियाद पे आप अदालत को एक सहूलत फराहम करते हैं कि वो इंसाफ और मबनी कोई फैसला कर सके। तो मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे एक्सपर्टीज की कमी है, लोगों में लैक ऑफ ट्रेनिंग है, उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई, अगर बाकी कोई हर्डल्स हैं तो उनको जरूर दूर होना चाहिए। जब तक इन एरियाज के अंदर वो हर्डल्स, वो लैक ऑफ एफिशिएंसी, वो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, वो सारी चीजें, और मोर इम्पोर्टेंटली वो जो जॉब के साथ एक डेडिकेशन है, वो अगर नहीं होगी और अनबायस्ड हो कि अगर आप चीजों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो तब तक ये मामलात एड्रेस नहीं होंगे। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि जब अदालत उज़्मा में ये अपील गई है तो इसको मेरिट पे सुना जाएगा, और जहां जहां कमियां रह गई हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, प्रोसिक्यूशन के अंदर, उनको एड्रेस करने के हवाले से कोई अहकामात आने चाहिए। अगरचे अदालत उज़्मा, आपको पता भी अर्शद, आप जानते हैं, आपका ला का बैकग्राउंड है कि वो एपीलेट कोर्ट है, वहां पे चीजों को देखा जाता है कि क्या पीछे किस तरह मामलात देखे गए, मेरिट पे देखे गए कि नहीं देखे गए। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल सतह पे
रिपोर्ट जुड़ी है। यकीनी तौर पे अगर इस मामले को मेरिट पे एड्रेस नहीं किया जाता तो इंटरनेशनल इसके कुछ नतायज, कुछ इसके असरात होंगे पाकिस्तान को लेके। तो अदालत को भी इस बात को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए और इस मामले पे अगर इन्वेस्टिगेशन दोबारा से कराई जानी चाहिए या एविडेंस कलेक्शन के हवाले से दोबारा को अहकाम देने चाहिए, तो इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हुक्म मिलना चाहिए ताकि बहरहाल डैनियल पाल का पाकिस्तान की सरजमीन पे कत्ल हुआ था, कातिल पाकिस्तान के अंदर कहीं मौजूद थे, अगर वो लोग नहीं पकड़े गए या कोई और लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, तो मेरा ख्याल में इसको अपने लॉजिकल एंड तक जरूर पहुंचना चाहिए। नहीं जनाब, इस पर तो कुछ ऐड करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कोई इस पर कोई शक नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कत्ल हुआ था और वो ही लोग इसी मुल्क के 4 कोनों में थे तो इंसाफ होना चाहिए। अदालत उज़्मा में अब ये केस पहुंच चुका है तो यही शायद उम्मीद करनी चाहिए। इससे हटके शिराजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और विल स्टिक टू सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि अगर वजीर आजम साहब काम नहीं कर सकते तो उनको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। किस तरह देखते हैं जनाब, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में पहले सोशल मीडिया तक ये जंग महदूद थी, अब बिल्कुल ही वो लीडर टू लीडर अब इस तरह हो रहा है। आज अली जैदी साहब की भी वो स्टेटमेंट आई है, ट्वीट्स आए हैं कि कोई हमें 18वीं तरमीम के बारे में बात नहीं करने देता, और फिर उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा की करप्शन के मुतालिक भी कुछ इल्जामात लगाए। तो ये एक कौमी यकजहती का मौका है, जिस तरह का ये आपने कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, एक दिस इज अ नेशनल क्राइसिस। अगर सूबाई सतह पे, मरकजी सतह पे इस तरह की झड़प शुरू हो जाती है तो जो डायरेक्ट असर होता है जनाब वो सर्विस डिलीवरी पे होता है, और आप जो वसाइल या जो आप रिसोर्सेज या एनर्जी लगा सकते थे इस चीज को हल करने में, आपस की लड़ाइयों में अगर वो डाइवर्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक होगा। नहीं, बिल्कुल आप इसमें कोई शक नहीं है कि तनकीद बराए तामीर हो, बराए इस्लाह हो तो उसको तो ज़रूर वेलकम करना चाहिए। और मेरे ख्याल में शायद ये रहनुमा भी इस नीयत से कोई तनकीद कर रहे होंगे, लेकिन हमें बाद नज़र में लग रहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक तरफ से इल्ज़ाम आता है, दूसरी तरफ से उसका जवाब आता है और उसके बाद एक बड़ी बेमकसद सी गुफ्तगू हो रही है। अगरचे दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में खुद आप देखें कि अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इवन के बरतानिया के अंदर बोरिस जॉनसन की पॉलिसीज को जो पेंडेमिक को लेके इनिशियली अपनाई गई उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जहां पे हमारा हेल्थ सिस्टम इतना कमजोर है, असद जहां पे हम 5 हफ्ते के लॉकडाउन, वो जैसा लॉकडाउन भी था, लेकिन हम सिर्फ 2.25 लाख लोगों का, गोया के 22 करोड़ के इस मुल्क के अंदर 5 हफ्तों के अंदर सिर्फ हम 2.25 लाख लोगों का टेस्ट कर पाए हैं। और बिलखसूस अगर हम देखें पंजाब के अंदर जहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखसूस जहां पे डेथ टोल बाकी तमाम सूबों से आगे है, वहां पे अभी तक 1500 की कैपेसिटी डेवलप हो सकी है टेस्ट करने की रोजाना की। तो मैं समझता हूं कि बजाय हमें अपने जो तवानाइयां हैं, अपनी जो विजडम है, वो इस एरिया के ऊपर सर्फ करें और हम एक एफर्ट करें कि हम अपनी इन एरियाज को एड्रेस करें। हम एक दूसरे पे तनकीद करने पे अपने घंटों ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर हम इस तरह की तनकीद और इस तरह के वक्त के ज़िया को नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम या दीगर यहाँ पे जो निज़ाम है इतना कमज़ोर है कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। अगर कुदरत ने हमें कुछ मौका फराहम कर दिया है, अगर यहाँ पे पेंडेमिक का स्प्रेड इतना फास्ट नहीं है, या अगर कुछ हो भी गया है तो कम से कम अभी तक हॉस्पिटल्स के ऊपर वो प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो इस वक्त को गनीमत जान के प्रोडक्टिवली यूज करना चाहिए। रादर ये है कि एक कराची के अंदर महाज खुल गया है, एक इस्लामाबाद के अंदर महाज खुल गया है, और दोनों तरफ से एक बड़ी भरपूर किस्म की गोलाबारी हो रही है, जिस गोलाबारी का कम से कम मैं समझता हूं इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को हरगिज कोई फायदा नहीं हो रहा। इस मुल्क के अवाम को उस वक्त फायदा होगा कि जब आप एक दिन के अंदर कम से कम लाख नहीं तो 25,000 30,000 टेस्ट कर पाएंगे, तो हम फिर मुतमईन होंगे कि हाँ, फिर इस सूरत में तमाम जो सियासी जमातें हैं वो जहां भी इक़्तिदार में हैं सही सुमत में जा रही हैं और पाकिस्तान के हर शहरी की जान को सिक्योर करने के लिए अपना रोल प्ले कर रही हैं। अगर आपने ब्लेम गेम में जाना है तो माजरत के साथ ना तो इसको कोई अप्रिशिएट करेगा और ना ही आप अवाम की इस तरीके से कोई खिदमत कर रहे हैं।
चलें जनाब, इसी पर इजाजत लेते हैं। आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।